मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आप लोगों को कक्षा 12वीं का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। एक चीज़ ये है कि वीडियो शुरू से स्टार्ट करना और लास्ट तक देखना, तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है किरचॉफ का नियम। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी किताब में एक किरचॉफ लिखा हुआ है, दोनों एक ही है। ये किरचॉफ लिखा है, तो किरचॉफ ने दो नियम दिया और एक पहला नियम धारा से संबंधित था और दूसरा नियम किससे संबंधित था, उल्टता से संबंधित था। किरचॉफ ने दो नियम दिया, पहला नियम धारा से संबंधित था और दूसरा नियम क्या था, उल्टा से संबंधित था। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए। प्रथम नियम जो है वो धारा से संबंधित है और दूसरा नियम जो है वो उल्टता से संबंधित है, उल्टता से। तो आइए प्रथम नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, इस नियम को हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। धाराओं संधि नियम, संधि नियम कहते हैं। अब संधि नियम क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आकर मिलने वाली, किसी संधि पर आकर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। योग शून्य होता है। जैसे मान लो कि ये एक संधि है, बिंदु है और यहाँ बहुत सारी धाराएं आ रही हैं इसकी ओर, संधि की ओर। ये मान लो I1 है जो संधि की ओर आ रही है, फिर एक I2 है जो संधि की ओर आ रही है, एक I3 है वो भी संधि की तरफ आ रही है। अब मान लो ये I4 जो है वो संधि से निकल रही है, I5 भी I4 निकल रही है संधि से बाहर और I5 भी संधि से बाहर निकल रही है। तो किरचॉफ ने क्या बताया कि यहाँ पर जो धारा होती है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि जितनी धारा आती है उतनी बाहर निकल जाती है। तो यहाँ एक ये नियम आ जाता है समझ में कि जैसे मान लो आपके पास पैसे हैं और कुछ पैसे आपने खर्च कर दिया, तो क्या होगा, जितना पैसा आपके पास बचेगा, जितना आपने खर्च किया उतने में क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो सेवर सही चीज ये है कि जो धारा संधि की तरफ आएगी वो धनात्मक होगी और संधि से बाहर निकलने वाली धारा जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि जो धारा आई आपके पास वो प्लस और जो संधि से बाहर निकल रही है ये दोनों धारा माइनस होंगी और ये प्लस। इसीलिए जितनी धारा आएगी ये 3 मार्क से आ रही है। जैसे एक 3 पाइप लगा दो, एक टंकी ले लो, उस टंकी में 3 पाइप से पानी गिराओ और 2 पाइप से बाहर निकालो, तो जितनी पानी आएगी उतनी पानी बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब टंकी में कोई पानी नहीं बचेगा। ठीक उसी तरीके से किसी संधि पर आकर मिलने वाली जो धारा होंगी, जितनी धारा आएगी उतनी धारा बाहर निकल जाएगी, इसलिए कोई धारा यहाँ नहीं बचेगा। तो इसको बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब इन सारे धाराओं को अगर जोड़ा जाए तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों प्लस है क्योंकि आ रही है संधि की तरफ, प्लस
ये माइनस आई 4 होगा, फिर माइनस आई 5 होगा, बराबर 0 होगा। क्यों? अब देखिए ध्यान से, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस ये I4 हो जाएगा, माइनस I5 इक्वल टू 0। अब माइनस उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये I1 बचेगा प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। यही हमारे किरचॉफ भाई का प्रथम नियम है। अब क्या होगा, या इसको यूं लिख सकते हैं, सिग्मा आई इक्वल टू 0, मतलब सभी धाराओं का योग जो होगा, बीजगणितीय योग, वो शून्य होगा। और जो धारा संधि की तरफ आएगी, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। जो संधि की तरफ आएगी धारा वो क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी प्लस। और संधि से बाहर निकलने वाली धारा, संधि से बाहर निकलने वाली धारा, निकलने वाली धारा ये होती है ऋणात्मक। मतलब ये कि जो धाराएं यहां आ रही हैं वो सब प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, लेकिन जो धारा यहां से निकल रही है ये सब माइनस होगी। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम में संधि नियम है, या धाराओं का संधि नियम इसको हम लोग कह सकते हैं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आकर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब जितना आएगा उतना निकल जाएगा। ऐसे देखो 3 धाराओं, ऐसे इसमें कोई जरूरी नहीं है कि केवल 3 आप दिखाओ, आप जितना मर्जी चाहे उतना ला सकते हो, आप जितना मर्जी चाहे उतना बाहर निकाल दो, इसमें कोई मैटर नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में इसका दूसरा नियम देखते हैं हम लोग। मेरे प्यारे साथियों मित्रों, अब देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था। दूसरा नियम, जिसको हम लोग बंधपाश का नियम भी कहते हैं, इसमें इन्होंने बताया किसी बंध परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, जो भी गुणनफलों का बीजगणितीय योग होगा, उस परिपथ में लगने वाले सभी वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। इन्होंने दूसरा नियम क्या दिया, जो किरचॉफ भाई थे, इन्होंने दूसरा नियम दिया कि कोई बंद परिपथ है, क्योंकि बंद परिपथ में ही धारा बह सकती है। अगर परिपथ बंद नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, डायरेक्ट करंट में, मतलब सेल वाले में, तो कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होगी। जब किसी सेल को, मान लो ये आपके पास एक सेल है और इसका ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस है, तो इसको जब किसी जोड़ देंगे बाहर रेसिस्टेंट, ऐसे ये आपका प्रतिरोध है, जब इसको प्लस और माइनस से जोड़ेंगे तब इस रेसिस्टेंट में धारा बहेगी। अगर आप सोचें कि ऐसे जोड़ देंगे प्रतिरोध और माइनस से टच नहीं कराएंगे या प्लस से टच नहीं कराएंगे, तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ये हम लोगों को याद रखना है। तो इन्होंने क्या बताया, किरचॉफ ने बताया किसी बंद लूप में, कोई मान लो बंद लूप है, कोई भी बंद लूप है, जैसे मान लो कोई तार ले लो ऐसे चारों तरफ से, इस तरह से सिस्टम को, ठीक, अगर ये बंद लूप है तो इसमें जो धारा बह रही है बाह्य परिपथ में, उसके बाहर बंद परिपथ में जो धाराएं बह रही है विभिन्न भागों में अलग अलग, उन धाराओं तथा उस जिस प्रतिरोधों में ये धारा बह रही है उनका गुणनफल करें। पहले एक प्रतिरोध लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, उसमें क्या क्या धारा है, उन सबका गुणा करके उसके बाद में जोड़ दे सबको, तो वो किसके बराबर आएगी, जितना उसमें सेल लगा होगा, जितने भी वैद्युत वाहक बल लगे होंगे, क्योंकि जो सेल की उल्टा होती है उसी को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये क्या होता है, जब मतलब विभव 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनल विभवांतर होता है और एक सेल का वैद्युत वाहक बल होता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे और सेल को इस तरह से निरूपित किया जाता है, एक लंबा डंडा, एक छोटा डंडा, लंबे वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस। अगर इस सेल से कोई धारा ना ली जाए तो इसका जो वैद्युत वाहक बल होगा, इसको ग्रीक अक्षर ई कहते हैं, वो उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल।
लेकिन अगर इसमें कोई परिपथ कर दे और इसमें ऐसे कोई रेसिस्टेंट जोड़ दे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में बाहर यहां से यहां तक जो प्रतिरोध मिलता है उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब जो टर्मिनल विभवांतर होती है, ये देखिए अगर सेल से कोई धारा नहीं ले रहे हैं तो हमारी जो सेल की वोल्टता होगी उसे हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल ही कहते हैं। और जो इन दोनों बिंदुओं के बीच में, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो बाह्य प्रतिरोध मतलब विभव है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस है बाहर, उसको हम लोग विभव कहते हैं। यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, जो सेल बनाया जाता है रासायनिक पदार्थों से, वैद्युत अपघट्य पदार्थों से, तो जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं धारा उसमें भी बहती है। जैसे मान लो सेल के अंदर एक वैद्युत अपघट्य होता है, ये वैद्युत अपघट्य है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एनोड और कैथोड कहते हैं, ठीक, एनोड और कैथोड कहते हैं। और जब धारा ऐसे कनेक्ट करा देंगे और धारा बहेगी तो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ भरे होते हैं। इसमें जब धारा आएगी तो ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या करते हैं, सेल के अंदर ये विरोध करते हैं धारा के बहने का, तो इनके अंदर जो प्रतिरोध आ जाता है उसको सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। अब बात हम लोगों को ये समझना है, तो सेल का वैद्युत वाहक बल हम समझ गए ना। तो जब हम किसी सेल से धारा नहीं लेते हैं उस समय जो उसकी वोल्टेज होती है, विभव होती है, उस सेल का वैद्युत वाहक बल होता है। लेकिन जब हम धारा लेते हैं तो उस समय जो बाह्य परिपथ में प्राप्त होती है विभव, उसको हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अब हम लोग एक बंद परिपथ बनाएंगे। बंद परिपथ जैसे मान लो आपके पास एक बंद परिपथ है, ये आपकी सेल है, इसका वैद्युत वाहक बल E1 है और इसी में एक सेल और जोड़ दिया गया, प्लस है ये, और ये आपकी जो है वैद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, यहां एक रेसिस्टेंट जोड़ दिया गया, एक रेसिस्टेंट यहां भी जोड़ दिया गया। आप इसको कैसे भी बना सकते हैं, बस सत्य बंद परिपथ होनी चाहिए। इसको नाम R1 दे दिया गया, इसको नाम R2 दे दिया गया, और इसके बाह्य परिपथ में एक और रेसिस्टेंट जोड़ दीजिए, या अपने हिसाब से 1 2 3 जितने बन गए उतने जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत यहां होने वाली नहीं है। इसको R3 नाम दे दिया गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाली सेल जो है वो I1 धारा देती है। धारा किधर बहती है, पता है आप लोगों को कि धारा जो होती है माइनस टर्मिनल है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। धारा सेल में, सेल के बाहर प्लस से चल करके माइनस की तरफ जाती है, ठीक, और सेल के अंदर माइनस से प्लस की तरफ चलती है। बहुत विशेष ध्यान देना, जैसे मान लो कोई आपके पास एक सेल है तो धारा जो है उस सेल के अंदर से जब गुजरेगी, ये मान लो प्लस टर्मिनल है, प्लस, और इधर वाला पार्ट जो है वो माइनस है, सेल होता नहीं है ऐसे, ये माइनस है। तो इसके बाहर में बाह्य परिपथ में कोई सर्किट जोड़ेंगे तो यहां जो धारा इसके बाह्य परिपथ में बहेगी करंट, वो तो प्लस से माइनस की तरफ चलेगी, लेकिन जो सेल के अंदर चलेंगे धारा प्रवाहित होगी वो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगी, ठीक, ऐसे मान सकते हैं। तो ये धारा इधर प्रवाहित होगी, मान लेते हैं ये I2 है, ये क्या है I2। अब देखिए जब धारा ये सेलों से प्राप्त होगी तो यहां क्या होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, पूर्णताओं का नियम। कौन सा नियम लगेगा, प्रथम नियम, मतलब यहां ये दोनों धाराएं आकर के मिल जाएंगी और इस वाले सर्किट में I1 प्लस I2 धारा बहेगी। मतलब यहां 2 पाइप से पानी आ रहा था और ये मिल करके एक पाइप में जा रहा है, मतलब इसमें धारा जो जा रही है वो क्या जा रही है, I1 प्लस I2। अब ये दोनों धाराएं जब यहां जाएंगी तो यहां जब पहुंचेगी संधि पर, तो अब देखिए दोनों धारा मिलकर के एक साथ आ रही, यहां आ रही थी, ठीक, समझे। अब यहां से धारा दोनों फिर बढ़ जाएगी, I2 इधर चला जाएगा और I1 इधर चला जाएगा। हाँ, एक चीज आप लोग सोच रहे हैं कि I1 ही क्यों जाएगा, कुछ ज्यादा कम तो नहीं जा सकता है। जैसे मान लो
कि आप एक बंदे हो, आपने क्या किया, किसी को कर्जा रुपया दे दिया, एक बंदा इधर था, इसको आपने एक व्यक्ति को कर्जा दे दिया 100 रुपये, और एक को कर्जा आपने दे दिया 200 दूसरे वाले को, तो इससे कितना लेंगे आप, 100 ही लेंगे ना, कि 300 मांगेंगे इससे अकेले, नहीं 100 लेंगे। अगर इसको कितना दिया, इसको आपने 200 दिया, तो इसको कितना लेंगे 200। तो ये सेल जो होती है इनकी वैद्युत वाहक बल, इस सेल का जो है E2 होगा, ये अपने वैद्युत वाहक बल जिसकी जो सामर्थ्य होती है उसके हिसाब से जितनी धारा इसमें से निकलती है वो इसमें चली जाएगी, और जितनी धारा इसमें से निकलती है ये इसमें चली जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे। तो सेकंड लॉ के अनुसार क्या होगा कि किसी बंद परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धाराओं, अब बंद परिपथ में देखिए, तो बंद परिपथ इसका नाम दे देंगे हम लोग, इसको नामकरण कर देंगे, इसको लिख देंगे ए बी सी डी ई, कुछ भी मान सकते हैं आप एफ। आप क्या करेंगे, लिखेंगे बंद परिपथ या बंद पास, पास को लूप भी कह सकते हैं, बंद पास ए बी ई एफ ए, ए बी एफ ए में, नहीं ए बी ई एफ ए में, ए बी ई एफ में, ए में, ए बी ई एफ में, ए बी ई एफ ए में बंद हो जाए, लूप बंद हो जाए, जहां चले थे वहां घूम के फिर आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि ऐसे यूं चले और आप यूं आ रहे हैं ना, मतलब इधर से चल के ऐसे जा रहे हैं। तो एक चीज इसमें याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी दिशा का ध्यान रखा जाता है। वो कैसे रखा जाता है, ध्यान दीजिए। जब हम लोग धारा की दिशा में चलेंगे, मान लो ये हम जा रहे हैं और धारा भी इधर बह रही है, और इसी दिशा में हम खुद जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, ठीक, ये धारा की दिशा में हम जाएंगे, और यहां मान लो एक प्रतिरोध लगा है R, तो हमारी I और R का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। लेकिन अगर ये प्रतिरोध लगा हुआ है और प्रतिरोध में धारा किधर बह रही है, धारा इधर बह रही है, और हम जा किधर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, कौन किधर जा रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, इधर। तो इसमें तो आइए आप, लेकिन अब इधर धारा इधर बह रही है और हम जा किधर रहे हैं, इधर। तो ये मान लो इसमें अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो जो I और R का होगा गुणनफल वो माइनस होगा, जिधर धारा बह रही है उसके विपरीत में जाएंगे तब। ऐसे शेल वाला जो है, शेल में प्लस और माइनस टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। अगर हम लोग किधर जाएंगे, प्लस से माइनस की ओर, तो जो हमारी वैद्युत वाहक बल E होगी वो ऋणात्मक होगी, ठीक, क्या होगी, ऋणात्मक। लेकिन अगर हम किसी परिपथ में माइनस से चल रहे हैं, इधर प्लस, मतलब इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमारी E क्या होगी, धनात्मक होगी, शेल की वैद्युत वाहक बल। इस नियम को समझने के लिए ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर भी समझ में नहीं आएगा। अच्छे से एक बार फिर समझ लेते हैं कि धारा की दिशा में जब चलेंगे, इधर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चलने पर I और R का गुणनफल जो होगा वो धनात्मक आएगा। और अगर हम धारा इधर आ रही है उसके विपरीत जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो ऋणात्मक होगा। ऐसे शेल पर प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो प्लस से माइनस की तरफ E ऋणात्मक, और अगर प्लस से, मतलब हम लोग माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इधर वाला माइनस इधर वाला प्लस, ये इस तरह से माइनस से प्लस की तरफ, तो हमारी E क्या होगी, प्लस होगी, इसको याद रखना। चलिए बंद पास हम लोग देखते हैं, इसमें A B E F A में, तो इसमें हम किधर जा रहे हैं, A से लेकर B जाएंगे, B से E। आप सबसे पहले यहां देखेंगे, पहले हम किसका गुणा करेंगे, बंद परिपथ में विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं संगत प्रतिरोध का। तो इसमें धारा क्या बह रही है, धारा इधर बहेगी, हम किधर जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में, तो -I2 × R2, और ये I और R2 है क्या, हम लोग जानते हैं ओम के नियमानुसार B = I × R होता है ना, समझ गए आप लोग। तो वही है, विभिन्न भागों में ये टर्मिनल विभवांतर है, विभिन्न भागों में, मतलब ये है कि किसी शेल द्वारा जो हम वोल्टता लगाएंगे वही वोल्टता हमें विभिन्न भागों में मिलेगी, अर्थात सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा।
धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य और सभी लगने वाले वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो ये देखिए इधर जाएंगे तो ये माइनस हो गया क्योंकि हम धारा विपरीत जा रहे थे। फिर ऐसे जाएंगे ना ई से एफ, पहले ए से बी गए, ए से बी में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। फिर जब बी से ई गए, बी से ई जाएंगे तो यहाँ प्रतिरोध लगा है, क्या लगा है R2 और इसमें धारा क्या बह रही है I2। फिर ई से एफ जाएंगे, धारा तो बह रही है लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर एफ से या मतलब एफ से ए जाएंगे तो इसमें भी धारा I1 बह रही है, यही धारा इसमें जाएगी और R1। लेकिन अब धारा की दिशा में हम लोग चल रहे हैं तो क्या होगा, ये प्लस होगा I1 into R1 इक्वल टू, अब देखेंगे सेल कितने सेल लगे हैं, E1 किधर चल रहे हैं हम लोग, माइनस से प्लस की तरफ, ऐसे जा रहे हैं ना A B E F F, ये तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो E1 प्लस होगी। किंतु इसमें देखो B से E की तरफ जो सेल लगा है, अब हम लोग इसमें प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगी माइनस। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इक्वल I1 प्लस I1 R1 प्लस माइनस I2 R2। ये भी लिख सकते हैं या क्यों लिख सकते हैं, सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगी E1 माइनस E2 प्लस ये I1 माइनस ये I1 R1 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा I2 R2 बराबर 0। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर अगला देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। दूसरे बंद पास में हम लोग देखते हैं, हमारे पास बंद पास ये है, बंद पास है वो A B E F ये हो गया। अब A C D F A में बंद पास, या इसमें देख लो B C D E B में, B C D E में E D B C D E बंद नहीं हो रहा है, E F E B में। इसमें जब हम लोग देखेंगे B C D E B में तो हम लोग क्या पाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, कोई धारा है नहीं है, कोई धारा या संगत प्रतिरोध नहीं है, यहां से यहां तक है, धारा I1 प्लस I2 आ रही है इसमें और प्रतिरोध R3 है तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू R3 प्लस, आगे बढ़ेंगे अब धारा D से E तक कोई प्रतिरोध नहीं है, E से B तक प्रतिरोध है। अब किधर जा रहे हैं, धारा किधर बह रही है, धारा की दिशा में जा रहे हैं ना, हम ऐसे चलेंगे ऐसे जाएंगे तो किधर जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो I2 प्लस R2 का गुणनफल क्या हो जाएगा, प्लस होगा। इधर देखेंगे इसमें कितने सेल लगे हैं, केवल एक, और जा कहां रहे हैं E से B पर, तो माइनस से प्लस पर तो E2, क्या इसको ऐसे लिख लीजिए E2 इक्वल I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूरा वीडियो देखना और सीक्वेंस में देखना। अब अगले वीडियो में हम लोग किरचॉफ के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और इसके पहले वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कमेंट जरूर करना और अन्य ग्रुपों में भी शेयर कर देना।